हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस दर्रे से श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है तो याद रखिएगा कि जोजिला दर्रे से श्रीनगर से लेह तक जाने का रास्ता है। अगला क्वेश्चन, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो कोझिकोड बंदरगाह है वो केरल में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर है तो याद रखिएगा गुजरात में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है तो याद रखिएगा केरल में है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सांगपो, ऑप्शन बी देहांग, ऑप्शन सी जमुना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुना। दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा कि सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा देहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 6 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 30 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जनवरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो नौ सेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लौंग का टापू किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जंजीबार या फिर ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जंजीबार। दोस्तों, याद रखिएगा कि जंजीबार को लौंग का टापू या फिर लौंग का द्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो मसाले हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं तो याद रखिएगा कि केरल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ब्राजील, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्राजील में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है तो याद रखिएगा चीन में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है तो याद रखिएगा चीन में होता है। अगला क्वेश्चन, कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लूनी नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूनी नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कच्छ के रण में गिरती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सफेद मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा कि कच्छ के रण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन के जो है सर्वाधिक मात्रा में टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है तो याद रखिएगा आंवला है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का अब्दुल अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दारा शिकोह, ऑप्शन बी जैनुल आबदीन, ऑप्शन सी बहादुर शाह या फिर ऑप्शन डी निजामुद्दीन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनुल आबदीन। दोस्तों याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन आपके सामने है लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा सोना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वाधिक चालन किस धातु में होता है, तो याद रखिएगा कि चांदी में होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो याद रखिएगा कि एस.वी. कृष्णामूर्ति थे। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। दोस्तों याद रखिएगा कि गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या फिर ऑप्शन डी भाग 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दोस्तों याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी यूरेनियम या फिर ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? ऑप्शन आपके सामने ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी डोलोराइट या फिर ऑप्शन डी सीडोराइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसाल्ट। दोस्तों याद रखिएगा कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण जो लावा प्रवाह होता है उसके माध्यम से होता है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से भी होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि कोसी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने खादड़, ऑप्शन बी वांगर, ऑप्शन सी लोयस या फिर ऑप्शन डी कटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वांगर। दोस्तों याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी फिरोजाबाद नहर या फिर ऑप्शन डी त्रिवेणी नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो याद रखिएगा कि शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था तो इस घटना को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के निधन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इनके निधन के बाद यानी कि महापरिनिर्वाण के बाद इनके अस्थि अवशेषों को कई जगह पर बांट दिया गया था और उससे स्तूप बना दिए गए थे, जिनमें सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने निकेल, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। दोस्तों याद रखिएगा कि पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र धातु कौन सा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिएगा पारा है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। दोस्तों याद रखिएगा कि मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है वार्षिक वलय से, ऑप्शन बी वृक्षों की ऊंचाई से, ऑप्शन सी वृक्षों की विशालता से या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वार्षिक वलय से। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वृक्ष होते हैं अगर हम उनको काटेंगे तो आप उसमें कुछ इस तरीके से संरचना देखेंगे, यानी कि उसमें कुछ रिंग जैसे दिखाई देते हैं, और ये इसे हम कहते हैं वार्षिक वलय। यानी कि हर साल में इसमें वलयों की संख्या में वृद्धि होती जाती है और इसके आधार पर वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा कि वृक्षों की आयु वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर होती है? यानी कि सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? ऑप्शन आपके सामने भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा या फिर ऑप्शन डी जिब्राल्टर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।